राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। हेलो एवरीवन। उसे एहसास भी नहीं था कि जो बात उसने खुद से भी नहीं कही थी आज वो सब आयशा के सामने बोल रहा था। उसने अपनी बात पूरी करते हुए आयशा की कमर पर अपनी पकड़ को थोड़ा और कसते हुए कहा, तुम पर येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। जब तुम्हें उस दिन मैंने येलो कलर की ड्रेस में देखा था उस दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी मेरी सनफ्लावर। अनमे की बात होश में रहकर कभी नहीं बोल सकता था। आज वो नशे में अपनी फीलिंग्स को आयशा के सामने एक्सप्रेस कर रहा था। आयशा तो उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गई। क्या वो भी उसे पसंद करता है? आयशा को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। नहीं, कहीं ये सब नशे में होने की वजह से तो नहीं, उसने सोचते हुए खुद से कहा। वो अनमे के इतने करीब रहकर उसकी बातों में आ रही थी। उसका दिल और दिमाग दोनों आपस में जंग लड़ रहे थे। इस बीच उसकी धड़कन की बढ़ती तेज रफ्तार भी उसे बेचैन कर रही थी, इसलिए उसे दूर होना चाहती थी। उसने अनमे के चेस्ट पर दोनों हाथ जमाए और उसे खुद से दूर करने लगी, पर अनमे कहाँ उसे दूर होने वाला था। कनिष्का की मिलाई गोली का असर उस पर धीरे धीरे असर हो रहा था। आयशा की कोशिश का नाकाम करते हुए वो उसे पलट कर वो उसके ऊपर आ गया। आयशा ये देखकर हैरान हो गई। अनमे ने अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रखा और उसके गालों पर धीरे से सहलाते हुए उंगली उसके होठों पर ले आया। ये बहुत क्यूट है, आई लव दिस, वो उसके होठों पर उंगली पीटते हुए बोला। आयशा उसकी बातों को पर फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। उसकी हैरत में का लेवल कुछ और बढ़ा जब अरमान के होठों को छुअन उसे अपने होठों पर हुई। उसकी आंखें थोड़ी और फैल गईं और वो कसमसाई, पर उसकी कसमसाहट को अनमे ने अपने भारी व अपने अनमे ने अपने भारी वजूद के नीचे दबा दिया। वो उसके होठों को पैशनेटली किस कर रहा था। उसके दोनों हाथ आयशा के हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। आयशा को सांसें लेने में प्रॉब्लम होने लगी, पर अनमे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इसे किस करने में सब कुछ भूल चुका था। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुआ और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। आयशा को तो सांस लेकर ऐसे लगा जैसे उसकी जान यमराज के पास से वापस आई हो। अनमे खड़ा हो गया और उसने अपने गले की टाई निकालकर ऐसे फेंकी जैसे वो कोई फांसी का फंदा हो जो उसका दम घोट रहा हो। उसने अपने ब्लेजर को निकाला और शर्ट के बटन खोलने लगा। आयशा उसे ये सब करते हुए देखकर बोली, हे भगवान, ये क्या कर रहे? ये पागल हो गए क्या? भाग आयशा भाग, कहीं ये सन की आदमी। उसने अपनी बात को जानबूझकर अधूरा ही छोड़ दिया। वो उठकर जाने लगी तो अनमे ने उसको झट से हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो मुझे, आयशा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। उसने आयशा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसे बेड पर पटक दिया। अपनी शर्ट को निकालते हुए बोला, मुझे गर्मी लग रही है तो जाकर शॉवर लो ना, या खड़े खड़े क्या टार्जन बन रहे हो? आयशा ने डरी सहमी नजरों से उसे देखते हुए कहा, नहीं, मुझे शॉवर नहीं लेना, तुम यहीं मेरे पास हो रहो। आयशा उसकी बात सुनकर डर गई और फिर से उठकर जाने लगी, पर इस बार भी अनमे ने उसे पकड़कर बेड पर ढकेल दिया। इस बार वो बेड से उठ पाती उससे पहले ही अनमे उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। आयशा की आंखों में डर था तो वहीं अनमे की आंखों में खुमार था उसे पा लेने का। वो धीरे धीरे इस पर झुक गया और उसके नेक और कॉलर बोन पर किस करने लगा। आयशा ने उसे रोकते हुए कहा, नो अनमे, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ ये मत करो। वो बोल ही रही थी कि अनमे पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी बातों के उलट वो उसके टॉप के बटन खोल रहा था और कुछ ही सेकंड में उसने उसे खोलकर अलग कर दिया और उसके शोल्डर पर, सीने पर किस करने लगा। आयशा अनमे की ऐसी हरकतें देखकर मन ही मन खुद से बोली, ये आदमी पागल हो गया है। आयशा, जल्दी कुछ सोच वरना तू गई आज, ये मॉन्स्टर तुझे नहीं छोड़ेगा। ये इतने में नहीं रुकने वाला।
बोलते हुए उसने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई। उसने बेड साइड टेबल पर रखे वास को देखा। उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। अनमे अभी भी उसके शरीर को यहाँ वहाँ किस कर रहा था। आयशा ने थोड़ा ऊपर उठते ही वास को पकड़ लिया और अनमे जो अभी भी उसके कॉलर बोन पर किस कर रहा था उसके सर पर जोर से मारा। अनमे के सर पर लगने से वो उसके सीने पर ही अपना सर रखकर बेहोश हो गया। आयशा ने उसे बेहोश देखकर सुकून की सांस ली और कुछ सेकंड रुककर जब उसने उसे अपने ऊपर से हटाना चाहा तो पाया अनमय के हाथ ने उसकी कमर बुरी तरह जकड़ी हुई थी। आयशा ने अपना रुआसा मुंह बना लिया और खुद से बोली, हे भगवान, ये परेशानी को आपको मुझे ही देनी थी। थक हार कर वो भी ऐसे ही सो गई। प्रेजेंट टाइम। क्या तुमने मुझे वहां से मारा? तभी मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। अनमे ने आयशा को घूरते हुए कहा। तो क्या करती मैं? तुम तो कल रात जानवर बने हुए थे। तो क्या मैं तुम्हें खुद को शिकार कर लेने देती? तुम्हें रोकने के लिए मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैंने मार दिया। आयशा ने थोड़ी गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा। अनमे आयशा की बात सुनकर शर्मिंदा सा हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कल रात उसने आयशा के साथ जबरदस्ती की थी। वो आयशा से अपनी नज़र चुराते हुए बोला, सॉरी, पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था। आयशा ने उसकी बातों पर कहा, अब तुम ठीक हो? अनमे ने धीरे से कहा। तो अब हटो, अपने बातों पर जोर देते हुए कहा। अनमे ने झुककर आयशा के माथे पर अपने होठ रख दिए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थैंक्स मुझ पर भरोसा करने के लिए, मुझे समझने के लिए। आयशा उसकी बातें सुनकर धीरे से मुस्कुराई। आयशा की स्माइल देखकर उसका गिल्ट कुछ हद तक कम हुआ। आयशा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल जो तुमने कहा था वो सच है? क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? आयशा की बात सुनकर उसने अपनी पलकें झुका ली और धीरे से कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आयशा ने उसकी हाँ सुनकर स्माइल करने लगी। वो हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए उसके ऊपर से हटने लगा, पर तभी उसका हाथ स्लिप हो गया और उसके ऊपर गिर गया। वे एक बार फिर दोनों के होठ मिल गए। धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। कुछ पल के लिए दोनों भी शॉक्ड हो गए। वो खुद को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर से उठने लगा, पर तभी आयशा ने धीरे से अपने हाथ अनमे की गर्दन पर लपेट दिए। अनमे को आज की सुबह का ये दूसरा झटका लगा था, पर आयशा को ऐसा करना उसकी हाँ को ब्याह कर रहा था। अनमे ने आयशा की हाँ समझकर उसे किस करने लगा तो आयशा ने भी उसका साथ दिया, जिसमें अनमे और भी पैशनेट हो गया। शौर्य मंजीत को धमकी देकर जब तक विला वापस आया तब तक सुबह के 7 बज चुके थे। वो रूम में एंटर होते ही अपना ब्लेजर निकाल काउच पर रखते हुए दुआ के बगल में लेट गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, दुआ ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे शौर्य का चेहरा दिखा। शौर्य का चेहरा देखकर दुआ के होठों पर कली खिल गई। उसने कल रात को शौर्य से कहा था। उसे याद करते हुए शौर्य को देखते हुए बोली, तो आप गए नहीं हमें छोड़कर? आप शुक्रिया। आप हमारे हर उस पल में हमारे साथ होते हैं जिन पलों में हम कमज़ोर होते हैं। शौर्य जिसने दुआ से प्रॉमिस किया था कि वह कैसे अपने प्रॉमिस तोड़ सकता था, उसने अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए दुआ को उठने से पहले उसके पास आ गया था। दुआ जो सोच रही थी शौर्य अभी भी सो रहा है, वो वही शौर्य दुआ की बातें सुन रहा था। वो बंद आंखों से भी दूर को देख रहा था। दुआ ने धीरे से अपना सर शौर्य के चेस्ट पे रख लिया। शौर्य ने उसे अपने बाहों के घेरे में लेते हुए कसकर पकड़ लिया। दुआ शौर्य की बाहों में खुश थी। शौर्य की बाहों में उसे दुनिया की सबसे महफूज जगह मिलती थी। एक समय था शौर्य से बेइंतहा नफरत करने वाली दुआ आज शौर्य से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। शौर्य के बाहों पर पहले उसे कांटे की तरह चुभती थी, आज उसे उन बाहों में आकर सुकून मिलता था। आप जाग रहे हैं? उसने धीरे से कहा। शौर्य ने बस हम कहा। शौर्य ने अपनी आंखें खोली और दुआ के सर को सहलाते हुए कहा, क्या तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रह सकती? दुआ ने उसके सवाल पर सर ऊपर कर उसकी ओर देखा।
वो उसकी आंखों में देखकर बोली, हम आपके साथ ऐसे कैसे रह सकते हैं? हमारे पेरेंट्स हमें इसकी परमिशन नहीं देंगे। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम साथ हो तो तुम्हारे पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे। शौर्य के बात पर दुआ ने उसे सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हो कि कौन सा आइडिया हो। शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेट्स गेट मैरिड दुआ। अब तुम्हारे पेरेंट्स भी मान गए, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। पर हमारी स्टडीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई, दुआ ने मासूम चेहरा बना कर कहा। तुम शादी के बाद भी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकती हो दुआ, मैं तुम्हें पढ़ने से नहीं रोक रहा, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। दुआ उसकी बात सुनकर सोचने लगी तो शौर्य ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? हमने ऐसा कब कहा? दुआ ने जल्दी से जवाब दिया। फिर तुम इतना सोच क्यों रही हो? शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। हम ये सोच रहे हैं कि शादी एग्ज़ाम से पहले करें या उसके बाद। वो क्या है ना, हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। दुआ की बात सुनकर शौर्य ने उसे ऐसे देखा जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। मैं यहाँ इससे शादी की बात कर रहा हूँ और इसे एग्ज़ाम की पड़ी है। क्या इस बेवकूफ़ लड़की को पता नहीं? मैं चाहूँ तो इसके एग्ज़ाम मिनटों में पोस्टपोन करवा सकता हूँ, शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा। उसने उस बेवकूफ़ लड़की को अपनी बाहों में थोड़ा सा कसकर भर लिया और उसके सर को सहलाते हुए मन ही मन खुद से बोला, खूबसूरती मासूम ही नहीं, थोड़ी बेवकूफ़ भी होती है। राज जिम करके हॉल में आया तो देखा अभय उस अपने ब्लेज़र को एक हाथ में पकड़े अपने कंधे पर लटकाए आ रहा था। उसकी आंखों में हल्की नींद की झलक दिख रही थी, जो उसे बार बार उसकी पलकें झपकाने के लिए मजबूर कर रही थी। अभय को रोकते हुए राज ने कहा, तू आया क्यों नहीं था कल, और ये बार बार झपकियाँ क्यों ले रहा है, सोया नहीं? राज की बात सुनकर अभय ने जवाब कहा, सौले ससुराल वाले आए थे कल रात, उन्हीं के स्वागत में लगा था, सोने का टाइम ही नहीं मिला। बोलते हुए जवाई लेते हुए वो अपने रूम में जाने लगा तो राज अभय की बातों का मतलब समझते हुए उसे रोकते हुए बोला, कौन थे वो लोग? अभय अलसाई आवाज़ और मैं अंगड़ाई लेते हुए कहा, 2 घंटे बाद बताता हूँ यार, प्लीज़ किसी को रूम मत आने देना, मुझे सोना है। अपनी बात पूरी कर अभय ऊपर चला गया। राज उसे जाते हुए देखकर बोला, ये हो क्या रहा है? एक ही रात में इतने सारे अटैक। शौर्य फिर विला और अब फार्म हाउस, कौन है इन सब के पीछे? क्या शांतनु ही है? वो सोचते हुए लिविंग रूम में आ गया। उसने टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई और पानी पीने लगा। पानी पीकर बोतल वापस टेबल पर रखी तो उसकी नज़र सामने गई। अनमय को देखकर वो खुद से बोला, तो अब ठीक हुआ है इसका सर का दर्द? अनमय आकर राज के बगल बैठ गया। तो कैसी थी कल रात? राज ने पूछा। तुझे मुझे फ्लैट पर नहीं भेजना चाहिए था, अनमय ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ फ्लैट पर? राज ने हैरानी से भाव से पूछा। वो एक लड़की, बोलते हुए अनमय रुक गया। क्या लड़की, कौन सी लड़की? राज इंटरेस्ट लेते हुए कहा। दुआ, भाभी की फ्रेंड, उसे कुछ दिनों के लिए घर चाहिए था तो उसे मैंने अपना फ्लैट दे दिया था रहने के लिए, अनमय ने कहा। ओह, तो वो लड़की फ्लैट में थी कल रात? तू कब से ये सोशल सर्विस करने लगा? राज ने फिर पूछा। अनमय ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वो दुआ की फ्रेंड थी ना, इसलिए उसकी हेल्प की। क्या हुआ, क्या था कल रात? राज की तरफ से फिर एक सवाल आया। कुछ बातें छोड़, जो बताने वाली बात थी उसने वो सब बता दिया। उस ड्रिंक में कुछ मिला था, पर शौर्य की ड्रिंक में कौन है जो उसकी मिलाने की हिम्मत कर सकता है? अनमय ने सोचते हुए कहा। क्या वो लड़की अब ठीक है? राज ने उसकी बातें इग्नोर कर पूछा। हाँ, उसने मुझे संभालने के लिए मेरे सर पर ही वॉशते मारा। अनमय की बात सुनकर राज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, जब हरकतें उल्टी सीधी करेगा तब वो तुझे मारेगी नहीं तो क्या इनवाइट करेगी? बोलते हुए वो फिर हंसा और हंसते हुए ही आगे बोला, अच्छा हुआ उसने तुझे बेहोश किया, वरना तो खुला साड़ पता नहीं उस बेचारी लड़की के साथ क्या करता। राज ने ऐसे कहा जैसे उसकी नज़रों में अनमय कोई जानवर हो।
ये होता ही नहीं। अगर तू मुझे फ्लैट की जगह विला भेज देता। अनमय ने उसकी हंसी उसको बातों को चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा हुआ यहाँ नहीं भेजा, वरना सीधा ऊपर जाता। बोलते हुए उसने कल रात का सारा किस्सा उसे सुना दिया। वॉट, इतना कुछ हो गया? तू रोमांस कर रहा था, राज ने अनमय की अधूरी बात से पूरा करते हुए कहा। अनमय ने उसे घूर कर देखा और उठकर जाने लगा तो राज ने पीछे से कहा, फार्म हाउस पर भी हमला हुआ था। अनमय ने उसे पलट कर देखा तो राज ने हाँ में सिर हिला दिया। अनमय खड़ा सोचने लगा, एक रात में इतना कुछ हो गया और नशे में पता नहीं क्या क्या कर रहा था। वो सोचते हुए ही अपने रूम में चला गया। शौर्य दुआ को अपनी बाहों में भरे लेटा था। दुआ ने कसमसाते हुए उसके बाहों के घेरे से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, हमें देर हो रही है, छोड़िए हमें कॉलेज जाना है शौर्य जी। कॉलेज का नाम सुनकर शौर्य की भौहें तन गई। उसने अपनी पकड़ को कुछ और कसते हुए कहा, दुआ, तुम कब से ये कॉलेज में अकेली नहीं रहोगी? अब से तुम्हारे साथ कुछ गार्ड्स भी रहेंगे। हर समय अब तुम उनकी निगरानी में रहोगी। ओह, अब क्या आप हमें नज़र बंद करेंगे? दुआ ने चौंकते हुए कहा। नहीं दुआ, तुम्हें कोई नज़र बंद नहीं कर रहा। तुम जैसे चाहो रह सकती हो। बस तुम्हें सेफ रखने के लिए तुम्हें अपने साथ कुछ गार्ड्स रखने होंगे। वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। शौर्य के बातों में हक था, जिद भी, और वो अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोल रहा था। ये क्या बात है? ये क्या बात हुई भला? हम ऐसे कैसे गार्ड्स के साथ हर समय रहेंगे? हम कंफर्टेबल कैसे रहेंगे? और कोई हर समय हम पर नज़र रखेगा तो? दुआ ने अपना नज़रिया समझाना चाहा। उसकी बात पर उसे घुमाकर उसका चेहरा अपनी तरफ कर, अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा कर, उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, दुआ, यू आर माई लाइफ। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं सब खत्म कर दूंगा। तुम्हें छूने वाले हर शख्स की मैं जान ले लूँगा, तबाह कर दूंगा मैं सबको। दुआ ने एकदम से उसके होठों पर उसके हाथ रख दिए और उसे आगे बोलने से मना करते हुए धीरे से अपनी गर्दन ना में हिला दी। शौर्य ने अपने होठों पर रखे दुआ को हाथ को चूम लिया। शर्म से दुआ की पलकें नीचे झुक गई। उसने पलकें नीचे झुकाए हुए ही कहा, आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उसके एक गाल पर हाथ लगाए हुए शौर्य ने अपने होठ दूसरे गाल पर रख दिए। एक ठंडी सी रन उसके शरीर में दौड़ गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। वो हाथ जो अभी भी दुआ के गाल पर था, अब वो फिसलते हुए उसकी गर्दन पर आ गया। उसके होठ भी उसके गालों से फिसलते हुए उसकी नेक पर आ गए। चेहरा ऊपर करते हुए उसके अपनी आंखें बंद कर ली। बेड पर पहले उसके दोनों हाथों की मुट्ठी बंद हो गई। शौर्य घुटने के बल बैठे हुए ही उसके एक हाथ को उसकी कमर पर पकड़ उसके नेक और कॉलर बोन पर उसे किस करने लगा। वो दोनों ही उस पल में बहक गए थे। दोनों प्यार करने वाले का एक दूसरे के इतने करीब आकर बहकना आम बात थी। उसके हाथ जब उसकी ड्रेस की जिप को खोलने लगे तो दुआ एक पल के लिए चौंक उठी। उसकी मधोश भरी तंद्रा टूटी। उसने शौर्य की आंखों में देखते हुए ना में सर हिलाया तो शौर्य ने अपनी काली भूरी आंखों से ही सवाल किया। दुआ ने फिर से ना में सर हिला दिया। शौर्य उसकी झिझक को समझते हुए बोला, डोंट वरी, आई विल नॉट क्रॉस माई लिमिट्स, बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर। बोलते हुए उसने एक बार फिर उसके गोल सुंदर चेहरे को अपने हाथ में भर लिया। उसके होठों के करीब अपने होठ लेकर जाकर धीरे से सिडक्टिव वॉइस में कहा, सो लेट मी लव यू दुआ। उसकी बात पूरी होने के अगले पल ही उसके होठों पर उसका वर्चस्व था। वो खुद को उसे गिरफ्त में आज़ाद नहीं कर पाई और उसके साथ ही भावनाओं में बह गई। वो उसके साथ नहीं दे रही थी पर उसे रोक भी नहीं रही थी। शौर्य अपनी मनमानी कर रहा था और दुआ उसे करने दे रही थी। उसने भी शौर्य को अब पूरे मन से एक्सेप्ट कर लिया था। अब अगर उसे पूरा वजूद पर अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ शौर्य का ही। उसे छूने का अगर किसी को हक है तो केवल शौर्य है।
उसने एक बार फिर दुआ को पलटकर उसकी बैग को अपनी तरफ कर लिया और उसकी ड्रेस की जिप को एक बार फिर खोलने लगा। ड्रेस की जिप खोल उसने ड्रेस को उसके कंधे से सरका दिया और धीरे से अपने होठ उसके खुले कंधे पर रख दिए। पर तभी फ़ोन रिंग हुआ। आवाज़ सुनते ही दुआ ने अपनी आंखें खोली और अपने खुले कंधे को अपने हाथ से ढकते हुए उसने खुद को शौर्य की नज़रों से छुपाने का नाकाम कोशिश की। शौर्य ने अपनी मुट्ठी को कसकर बांध ली और फ़ोन करने वाले उसके सामने वाला होता तो उसकी जान ले लेता। उसने आंखें भींच कर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बेड साइड टेबल में पड़े अपने फ़ोन को उठाया। फ़ोन पर डॉक्टर हर्षद मेहता नाम फ्लैश हो रहा था। शौर्य ने कॉल रिसीव किया। फ़ोन अपने कान पर लगा लिया। दुआ जो अभी भी उसकी तरफ पीठ किए बैठी थी, शौर्य की नज़र उसकी खुली बैग पर गई और उसके एक हाथ से फ़ोन पकड़े हुए और दूसरे हाथ से दुआ के कंधे को सरके हुए सूट को ठीक किया। वो डॉक्टर से बात करते हुए ही दुआ को ड्रेस की जिप लगाने लगा। शौर्य उसकी ड्रेस की जिप लगा ही रहा था कि ये महसूस करते ही उसके होठों पर कली खिल गई। जैसे कि शौर्य ने जिप बंद की, दुआ पलट कर उसके सीने से लग गई। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। वो अभी भी फ़ोन सुन रहा था। उससे अलग होकर दुआ ने उसके गाल पर अपने होठ रख दिए और उसके कान में कहा, हम आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आइएगा। वो अपनी बात पूरी कर चली गई। शौर्य उसे जाते हुए देख रहा था। जब तक वो उसकी नज़रों के सामने थी, उसके होठों पर हल्की हंसी थी। जैसे ही वो उसकी नज़र से उछल हुई, उसके होठों से हंसी गायब हो गई। चेहरा सख्त हो गया, आंखों में कठोरता दिखने लगी, हाथों की पकड़ फ़ोन पर कस गई। उसने एरोगेंट में कहा, डॉक्टर, उसे जल्द से जल्द कोमा से बाहर लाओ। वो जितनी जल्दी कोमा से बाहर आएगा तुम्हें उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें हैंडल नहीं हो रहा है तो फ़ौरन से सर्जन को बुलाओ। जो करना है करो डॉक्टर, पर मुझे वो जल्द से जल्द होश में चाहिए। डॉक्टर हर्षद मेहता ने शौर्य की पूरी बात सुनकर डरी सहमी आवाज़ में कहा, ओके सर। राज फ्रेश होकर अपने रूम से निकला। वो अपने कप के बटन लगाने हुए कान में कनेक्ट ब्लूटूथ से अपने असिस्टेंट मोक्ष से बात करते हुए जा रहा था कि तभी उसके कदम अचानक रुक गए। उसने मोक्ष से बात करते हुए नज़रें घुमाकर पायल के रूम की तरफ देखा। होठों पर टेढ़ी पर वो धीरे से मुस्कुराया और अपने कदम उसके रूम की तरफ ले लिए। डोर खोल अंदर गया। उस अपने पूरे रूम में देखकर उसने पूरे रूम में देखा पर पायल नहीं थी। मोक्ष जो कॉल पर उसे मीटिंग की डिटेल्स दे रहा था, राज बस बीच बीच में उसे हम की कह देता और पायल को ना देखकर राज जाने के लिए मुड़ा। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा अनलॉक हुआ। पायल एक बार फिर राज को उसी तरह दिखी जब उन दोनों ने पहली मुलाकात हुई थी। आज भी पायल पहले ही दिन की तरह अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए, अपने खूबसूरत अट्रैक्टिव फिगर को टॉवल में लपेटे हुए बालों को टॉवल से सुखाते हुए आ रही थी। आज भी उसी दिन की तरह राज की धड़कन रुक गई थी। उसकी पलकों को झपकना भूल गई थी। वो वापस पायल को देखने में इतना खो गया कि उसे मोक्ष की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ से मोक्ष हेलो हेलो बोल चिल्लाए जा रहा था, पर राज उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। पायल को फील हुआ कोई इसे देख रहा है। उसे डोर की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए दो आंखें चार हुई। राज ने पायल को देखते हुए अपने कदम उसकी ओर बढ़ा लिए और वो उसके पूरे वजूद पर अपनी एक भरपूर नज़र डालते हुए उसके पास आ रहा था। आई विल कॉल यू लेटर मोक्ष, राज ने पायल को देखते हुए कहा। मोक्ष ने ओके सर कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पायल ने हाथ में पकड़ टॉवल बेड पर फेंका और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर राज को घूरते हुए बोली, तुम फिर से उल्लू की तरह क्या देख रहे हो? तुम बार बार क्यों मेरे रूम में बिना मेरी परमिशन के आ जाते हो? तुम अपने रूम को डोर अनलॉक क्यों रखती हो? राज ने सवाल किया। क्यों? मेरा रूम है, मेरी मर्जी। मैं आपके रूम के डोर को अनलॉक रखूँ, अपने रूम के डोर को अनलॉक रखूँगी या लॉक? इससे तुम्हें क्या? पायल ने चिढ़ते हुए कहा। राज एकदम से आगे बढ़ा और उसके करीब आते हुए बोला,
ये जब जब मुझे ओपन मिलेगा मैं अंदर आऊँगा। उसके लहजे में हक था। उसने अपनी बात ऐसी कही थी मानो वो उस पर अपना हक जता रहा हो। तो क्या शौहर का ये आइडिया दुआ को सेफ रख पाएगा? आखिर किसे चुनेगी शौहरत दुआ के प्रोटेक्शन के लिए? सो थैंक्स फॉर जिसका लिसनिंग। सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों का सम्मान। राधे राधे।